हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले हम गुप्त वंश के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, गुप्त वंश पार्ट 1, यह है पार्ट 2। तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और इस लेक्चर का आनंद लीजिए। उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो। पिछला जो वीडियो था उसमें मैं समुद्रगुप्त के बारे में बता चुका था, यानी कि श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद समुद्रगुप्त। अब हम समुद्रगुप्त के थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए क्या हुआ था। देखिए, समुद्रगुप्त की हो गई मृत्यु और समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात दो बेटे, कौन कौन से बेटे, एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, क्या क्या नाम थे? एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का था चंद्रगुप्त। मेरे दो अनमोल रत्न। ठीक है, कौन कौन से? रामगुप्त और चंद्रगुप्त। किसके थे? समुद्रगुप्त के। अब इसके बाद जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो राजा कौन बन जाता है? राजा बन जाता है रामगुप्त। रामगुप्त क्या बन गया? शासक बन गया, नया नवेला शासक था। अब देखिए, इसके शासक बनते ही होता क्या है, इस पर हो जाता है शकों का आक्रमण। किसका आक्रमण? किसका? शकों का आक्रमण हो गया। ठीक है, शकों ने आक्रमण करके इसको कर दिया परास्त। क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और परास्त के बदले में हुई संधि। क्या हुई? संधि हुई। और संधि में ऐसी संधि हुई कि इससे इसकी क्या मांग ली? बहू मांग ली, इसकी वाइफ मांग ली, इसकी पत्नी मांग ली, ध्रुव सामनी या, ठीक है, ध्रुव देवी। अब देखिए, इसकी पत्नी को संधि के बदले में इससे क्या कर लिया? मांग लिया। नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी। और संधि हो गई बिल्कुल डन। अब होना क्या था? रामगुप्त ने कह दिया सब कोई बात नहीं, आप ले जाइए। अब ध्रुव देवी को तो पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि संधि में ही पत्नी दे दी। ठीक है, महाभारत के काल में हुआ था द्रौपदी के साथ। जा, अब ये बात पसंद किसको नहीं आई? ध्रुव देवी के देवर को पसंद नहीं आई, चंद्रगुप्त को पसंद नहीं आई। और कहा ऐसे कैसे ले जाओगे हमारी भाभी को भैया? ठीक है, तुम्हारे पति जी ही तो कमजोर हैं, उस पत्नी के देवर थोड़ी कमजोर है। उसने क्या किया? ध्रुव देवी की वेशभूषा धारण की और बैठ गया टोली के अंदर। टोली का मतलब क्या होता है? जिसमें वो बिठा के ले जाते हैं, पालकनी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें बैठ गया और कुछ अपने सैनिक, उसको ले जाने के लिए कुछ सैनिक तो चाहिए, इसमें ये बैठ गया और कुछ सैनिक जो थे वो भी साथ साथ चलने लगे सिक्योरिटी के लिए। और जाके शक राजा के पहुंच गए महल के अंदर और जाके सीधी एंट्री हुई। इन्होंने ड्रेस पहन रखी थी किसकी? ध्रुव देवी की। बिल्कुल बहू बन के गए थे चंद्रगुप्त। और अपने सैनिकों से कहा बेटा तैयार रहना, जैसे ही अंदर से चीख पुकार आए तो ये मत समझना स्वागत की चीख पुकारें आ रही हैं, ये मरने की चीख पुकारें आएंगी। ठीक है, और जैसे ही ये गए और शक शासक आया, उन्होंने घूंघट उठाया। अंदर कौन बैठा था? कौन बैठा था? अंदर बैठा था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने निकाला छुरा और पेट में घोंप दिया, भैया देखो और बनाओ स्वागत। ठीक है, और उसकी वहीं पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखो, बाहर तो दरबारी थे, बाहर सैनिक थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चीख पुकारें तो आती रहती हैं। इसके बाद इसकी हत्या करके, और ये क्या हो जाता है? इसके सैनिक थे कुछ बाहर, फरार हो जाता है। ठीक है, बाहर घोड़ा खड़ा था, बैठे और सैनिक फरार। कुछ देर के बाद वो गए, घंटे 2 घंटे के बाद कि महाराज साहब की आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो गया? और अंदर जाके देखा तो महाराज साहब का मुंह खुला पड़ा था। क्या हो गया? मृत्यु हो गई। ठीक है, सुहागरात बननी थी, वहां पे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लौट के कहाँ जाता है? अपने घर आया तो रामगुप्त ने देखा ये क्या है, ये क्या बेहुदा मजाक है, ध्रुव देवी तो घर में ही है। तो गया कौन है? गया तो देखो चंद्रगुप्त गया था। चंद्रगुप्त ने बुलाया, भ्राताश्री इधर आओ, तुम एक कमजोर और निर्बल शासक हो। ठीक है, जब तुमने 7 फेरे लिए थे तो वचन दिया था कि जीवन भर रक्षा करूंगा, और तुमने तो अपने हाथों से ही विदा कर दिया इसको किसी और के साथ, तो तुम्हें शासक बनने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके ऊपर दोनों भाइयों में क्या हो गया, विवाद हो गया कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहू में इसको बेचूं, काटूं, मारूं, तेरे को क्या, तो कहा बहुत कुछ है मेरे को। और इस रामगुप्त की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कर दी, चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी। और विवाह कर लिया किससे, ध्रुव देवी से, क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है। और खुद क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो हम नेक्स्ट शासक कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्या नाम था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम था इनका। गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। स्टोरी समझ में आई, समझ में आई ना स्टोरी, कैसे कैसे रामगुप्त की हत्या हुई थी। तो इसको बोलते हैं रामगुप्त की ऐतिहासिकता। अब देखिए शासक कौन बन जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाता है। कौन बन जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड। इसको सेकंड क्योंकि प्रथम मैंने पढ़ा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, जिसका शासनकाल जो है वो 375 से लेके 15 तक, 375 ईस्वी से लेके और 415 ईस्वी तक। अब क्या बन गया, रामगुप्त की हत्या करके, रामगुप्त की हत्या करके उसका भ्राताश्री ध्रुव देवी से विवाह करके सिंहासन पर बैठ जाता है। शासनकाल 375 ईस्वी से लेके और 415 ईस्वी के मध्य में इसका क्या होता है, शासन काल होता है। बात समझ में आई। चलिए आप देखिए, इसने उपाधि धारण की थी सहशाक की। कौन सी उपाधि धारण की थी, सहशाक की उपाधि धारण की थी। तो लिख लेना है, सहशाक की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई, इसके द्वारा धारण की क्या, उपाधि किसकी, सहशोक की। आप देखिए इसके अलावा एक और उपाधि धारण की गई, क्या थी, सकारी। ये कैसी उपाधि है, सकारी, क्या तो शिकारी होना चाहिए था, सकारी। सकारी का अर्थ होता है जो शकों का शत्रु हो। किसका, शकों का, शकों का शत्रु। और सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त द्वितीय से बड़ा कौन हो सकता है, जो उनके घर में घुस के उनके राजा को मार के लौट आया हो, ठीक है। तो सकारी की जो शकों का क्या हो, शत्रु हो। और चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे बड़ा सकारी था, तो याद रखना है सबसे बड़ा सकारी, इसको कहते हैं सबसे बड़ा सकारी। सकारी का मतलब होता है शकों का शत्रु। तो ये शकों का शत्रु था और उनके शासक की क्या की थी, हत्या की थी। इसके बाद जो उपाधि इनकी देखने को मिलती है वो मिलती है देवराज की उपाधि। कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, सांची से। तो सांची में इसका क्या है, उल्लेख है। सांची का जो लेख है उसमें क्या है, उल्लेख है। क्या नाम मिलता है, देवराज मिलता है। इसके अलावा देवगुप्त, कौन सी, देवगुप्त की उपाधि भी इनकी मिलती है। कहां से मिलती है, पृषभसेन के चमक लेख से मिलती है। चमक लेख, चमक लेख किसका है, पृषभसेन का, ठीक है। तो देवराज, देवगुप्त, साकारी और सहशोक उपाधियों को बड़े ध्यान से तुमको समझना है। पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछ ली जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन कौन सी उपाधियां थीं या कौन सी इनमें से उपाधि नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक में दे देंगे देवगुप्त, एक में दे देंगे देवराज, एक में दे देंगे देवप्रिय। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो तुमको ये क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको। और मैंने आपको पहले बता दी थी विक्रमादित्य की, ठीक है। तो इसको तो भूल ही मत जाना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य, तो इसका आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का पहला शासक जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। अच्छे से लिख लेना,
गुप्त वंश का पहला शासक जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। बात समझ में आई? चलिए, तो ये हो गई इनकी विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, मिटा दें इसको। इसके अलावा परम भागवत की उपाधि भी यहां पर लिख लो ऊपर, ठीक है, उल्टे चल रहे हैं। परम भागवत, परम भागवत ये सबसे प्रिय उपाधि थी इनकी, सबसे प्रिय उपाधि। ठीक है, कौन सी उपाधि? परम भागवत की जो उपाधि थी वो क्या थी? सबसे प्रिय उपाधि थी। लेकिन सबसे प्रिय जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? सबसे प्रिय नाम मिलता है देवराज। क्या मिलता है? सबसे प्रिय जो नाम मिलता है वो मिलता है देवराज। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे प्रिय नाम क्या है। सबसे प्रिय नाम क्या है? सबसे प्रिय नाम है देवराज, और सबसे प्रिय उपाधि है परम भागवत। पूछा जा सकता है, कान खोल के सुन लेना, ठीक है। देवराज, मिटाएं इसको। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना हम इसको मिटा देंगे। अब देखो, आपने मेहरौली स्तंभ लेख का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तो मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि मिलती है। उस उपाधि का नाम क्या है? क्या है? क्या है? उसका नाम है चंद्र। ठीक है, क्या नाम है? उसका नाम मिलता है चंद्र। तो लिख लेना है चंद्र, ठीक है, और सामने लिख लेना है मेहरौली स्तंभ लेख में इनका नाम चंद्र मिलता है, या फिर चंद्र की उपाधि मिलती है। तो चंद्र से चंद्ररौली, ठीक है, कहाँ पे? मेहरौली। मेहरौली के स्तंभ, लोह स्तंभ लेख, ठीक है, पूरा क्या है? लोह स्तंभ लेख। तो समझ में आई बात उपाधियों के बारे में। चलिए, अब देखिए, हम स्तंभ लेखों के बारे में बात करते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। चंद्रगुप्त से जुड़े हुए जितने भी स्तंभ लेख हैं उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं मथुरा स्तंभ लेख की। मथुरा स्तंभ लेख। ठीक है, तो मथुरा स्तंभ लेख जो है ये किसके बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त के शासन काल की जानकारी देता है। कौन सा? मथुरा स्तंभ लेख जो है वो इसकी क्या देता है? जानकारी देता है। इसके अलावा गुप्त संवत के बारे में, गुप्त संवत के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। किसके? चंद्रगुप्त के। तो गुप्त संवत के बारे में इससे क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भट्टारक महाराज राजाधिराज की उपाधि का भी पता चलता है। महाराजा धीराज
की उपाधि की जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण जानकारी ये है भाया कि ये जो नाम है ना वो दो के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक तो इसमें ये नाम समुद्रगुप्त के लिए इस्तेमाल किया गया है और यही नाम जो है वो चंद्रगुप्त के लिए। तो दोनों के नाम तुमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, महाराजा धीराज भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ से मिलती है? मथुरा स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलती है। बात समझ में आई? चलिए इसको मिटा दें मथुरा को और हम उदयगिरी गुहालेख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए उदयगिरी गुहालेख उदयगिरी गुहा लेख, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? कनिंघम के द्वारा की गई। तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1401 में, 1401 ईस्वी में। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण जानकारी से मिलती है? ठीक है, तो यहां से जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि संकाशिक महाराज संभवतः मालवा का क्या था? गवर्नर था। किसके समय? इसके समय। ठीक है, इसके समय ये क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। चलिए अब देखते हैं अगले की कौन सा? सांची का। अभी सांची का थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया था नाम के बारे में। तो जो सांची का जो लेख है ये जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था आम्रकाद्रव। क्या नाम था? किसका है ये? आम्रकाद्रव। ये कौन था? ये चंद्रगुप्त सेकंड का था सेनापति। तो इसका ये क्या है? लेख है। पूछा जा सकता है कि जो सांची लेख है वो किसका है? तो इसका जो सेनापति था उसका है। ठीक है, ये बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध की विचारधारा को मानने वाला था और इसमें चंद्रगुप्त की जो उपाधि मिलती है वो क्या मिलती है? क्या मिलती है? देवराज मिलती है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, देवराज। तो पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि है वो कहाँ पे देवराज मिलती है? तो सांची में मिलती है। ठीक है, और जो एक आम्रकाद्रव सेनापति था ये बौद्धावलंबी था, बौद्ध विचारधारा को मानने वाला था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बात समझ में आई? ठीक है, तो बौद्ध विचारधारा को ये मानने वाला था। दोनों को उठा लीजिए, उदयगिरी और सांची। फिर इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए मेहरौली के बारे में। मेहरौली लौह स्तंभ के बारे में आपने सुन रखा होगा, दिल्ली। मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है, सबको पता है ये कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में है। कुतुब मीनार परिसर में
है। इसको यहां लेकर कौन आया था? तो इसको अनंग पाल तोमर लेके आया था। अनंग पाल तोमर इसको वर्तमान जगह लाया था। पहले कहाँ था ये? पहले ये ब्यास नदी के किनारे पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे स्थित था। वहाँ से इसको अनंग पाल तोमर जो है वो लेकर आया था। ठीक है। इसके लेख को प्रकाशित किया था जेम्स प्रिसेम्प ने। ठीक है। तो जेम्स प्रिसेम्प ने इसको क्या किया? सर्वप्रथम प्रकाशित किया। बात समझ में आई? ये क्या है? एक मरणोत्तर अभिलेख है। क्या है? एक मरणोत्तर। और मैंने अभी बताया कि मेहरौली लोह स्तंभ जो है इसमें चंद्रगुप्त का नाम क्या मिलता है? चंद्र मिलता है। क्या मिलता है उसका नाम? उसका नाम चंद्र मिलता है। ठीक है। तो उतारिए जल्दी से, फिर इसको हम रफ करेंगे। अब देखिए हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से थे। ठीक है। इसके द्वारा कौन कौन से सिक्के जो हैं वो चलाए गए। तो चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है। कौन कौन से सिक्के जो हैं इसके द्वारा चलाए गए थे? तो देखिए सबसे पहले धनुर्धारी प्रकार, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जैसा मैंने समुद्रगुप्त के बारे में बताया था वैसा ही इसके बारे में है। तो कौन कौन से थे? धनुर्धारी। धनुर्धारी प्रकार के। ठीक है। तो इसमें क्या है? धनुर्धारी प्रकार में राजा को धनुष बाण लिए दिखाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सिंह निहंता प्रकार, सिंह निहंता प्रकार। तो इसमें क्या है? राजा को सिंह मारते हुए दिखाया गया है। धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों में धनुष के साथ दिखाया गया है। सिंह निहंता प्रकार के सिक्के जो हैं इसमें राजा को सिंह मारते हुए दिखाया गया है। तीसरा आता है अश्वारोही प्रकार का। ठीक है। अश्वारोही प्रकार। तो अश्वारोही प्रकार के जो सिक्के हैं उसमें राजा को अश्व पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा एक छत्रधारी प्रकार के सिक्के होते हैं। छत्रधारी प्रकार। तो छत्रधारी प्रकार के जो सिक्के हैं ना, छत्रधारी प्रकार के सिक्कों में जो राजा है उसके पीछे एक व्यक्ति है, वो क्या है? राजा को ऐसे ऐसे करके छत्र जो है वो धारण किए हुए है। तो ये सिक्के किस प्रकार के हैं? छत्रधारी प्रकार के सिक्के हैं। बात समझ में आई? इसके अलावा ध्वजधारी प्रकार के। कैसे? ध्वजधारी प्रकार। तो इसमें ध्वज के साथ दिखाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सिक्के जो है मैंने आपको बताए कौन कौन से? धनुर्धारी प्रकार के जिसमें ध्वज के साथ है, सिंह निहंता प्रकार के सिंह को मारता दिखाया गया है, अश्वारोही प्रकार के अश्व के साथ दिखाया गया है, छत्रधारी प्रकार के छत्र जो है वो लगाया हुआ है इसमें, और ध्वजधारी तो ध्वज के साथ दर्शाया गया है। बात समझ में आई? तो जल्दी से इनको उतारिए फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है।
अब देखिए हम इसके प्रशासकों के बारे में बात करते हैं कि इसके दरबार में कौन कौन थे। ठीक है, कुछ प्रशासक महत्वपूर्ण हैं इसके शासनकाल में, तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था कालिदास। ठीक है, चंद्रगुप्त का प्रशासन, चंद्रगुप्त का प्रशासन, कौन कौन सी व्यक्ति इसके दरबार में थे। तो पहला व्यक्ति जो है वो है कालिदास। ठीक है, तो कालिदास के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, खूब जोर शोर से सुन रखा होगा। ठीक है, तो कालिदास जो है इसका प्रमुख नवरत्न था। इसका प्रमुख क्या था? नवरत्न था। दूसरा है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट कौन था? बेताल भट्ट जादूगर था। ठीक है, बेताल भट्ट कौन था? तो बेताल भट्ट जादूगर था। इसके अलावा एक शंकु नाम का था, ये वास्तुकार था, वास्तुकार। ठीक है, इसके अलावा धन्वंतरी नाम सुना होगा, धन्वंतरी का नाम आपने सुना है। धन्वंतरी कौन था? ये चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था। ठीक है, तो धन्वंतरी। पांचवा जो व्यक्ति था वो था अमर सिंह, जो कोषकार था। ठीक है, कौन था? अमर सिंह। छठवां जो व्यक्ति था वो था छबड़क। क्या नाम था? छबड़क था। छबड़क एक ज्योतिष था। तो यहां दिख रहा नीचे छबड़क। ठीक है, तो इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, एक था वर रुचि। वर रुचि ये जो था ये व्याकरण प्राकृतिक ज्योतिष इसका था। और एक था घटकर। ठीक है, ये कौन था? ये कूटनीतिज्ञ था। बात समझ में आई? तो ये इसके दरबार में उस समय उपस्थित लोग थे। घटकर, वर रुचि, कालिदास, बेताल भट्ट, शंकु, धन्वंतरी, अमर सिंह और छेड़क। चलिए, तो उम्मीद है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपने इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट थे वो देखे होंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।